अच्छा, अब ये चीज समझ आ रही है। इसमें वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि अगर, क्योंकि हमारे पास इसका कंसेप्ट भी यही था ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, कि जब आप किसी भी वाटर के अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है उसको डिप कर देते हो, तो वो क्या करते थे वहां पे, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर का क्या मतलब है कि जब आप किसी भी लिक्विड को पानी के अंदर डिप कर देते हो, अब वो लिक्विड या कोई सॉलिड चीज वो पानी की जिस जगह पे मौजूद होती है, जिसने उस लिक्विड का वो हिस्सा पकड़ा होता है, उस हिस्से को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड। यानी अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को वहां से निकालूंगी तो उस जगह पे वापस क्या आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कि यही एग्जांपल दे रहा है कि अगर आप अपनी एक फिंगर पानी में डाल दोगे तो आपके पास, क्योंकि उस पे जो वाटर होता है उसकी भी फोर्सेस जो होती हैं वो उस पर अमल कर रही होती है, बायोन फोर्स होती है। ठीक है, तो बायोन फोर्स का मतलब ये होता है कि जब भी आपके पास अगर कोई लिक्विड है, उसमें आप कोई चीज़ भी अप्लाई करो, जब उस ऑब्जेक्ट पे लिक्विड अपनी फोर्स अप्लाई करता है तो लिक्विड की जो फोर्स होती है उसको कहा जाता है बायोन फोर्स, और इस प्रोसेस को कहा जाता है बायोन्सी। ठीक है, अब जब आपने एक अपना एक फिंगर जो है वो बीकर के अंदर डिप कर दिया, तो उसको हम लोग देखते थे वाटर जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, वाटर का लेवल जो है वो राइज हो जाता है। उसके बाद अगर मैं दो फिंगर्स डालूंगी तो वो और राइज हो जाएगा। फिर अगर मैं पूरा हाथ उस बीकर या पानी के अंदर डालूंगी तो वो पूरा पानी जो है वो उस बीकर में से बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि वहां पे उसका लेवल जो है वो, मैं उसमें अपना हाथ डाल रही हूँ तो जिसकी वजह से पानी का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने की वजह से पानी क्या करेगी, उस बीकर में से पानी जो है वो बाहर आ जाता है। सेम जो हमारे पास साइंटिस्ट था आर्किमिडीज, उसने भी यही प्रिंसिपल हमें किस तरह बताया। वाटर बाथ है, ठीक है, बाथ टब में वो खुद ही बैठ के उसमें नहा रहा था, तो उसने क्या किया, जब वो उसके अंदर किया पानी उसने जितना जमा किया, देखिए इसको जरा, चले वीडियो देख ले उसके बाद मैं दोबारा बताती हूँ। अब इसमें इन्होंने एक चीज बोली है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है बायोन फोर्स, वो फोर्स जो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्योंकि पानी जो है वो लिक्विड है, उसमें अपनी फोर्स भी तो आएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखो कि ये एक टब के अंदर जो ये आपको नजर आ रहा है एक बंदा, जब टब में पानी हम ज्यादा भरेंगे और आप पूरा का पूरा एक जो है पूरी बॉडी उस टब के अंदर आएगी, तो टब में से वो बाहर पानी जो है वो बाहर नजर निकल आएगा, क्योंकि अब उस लिक्विड का अपना भी प्रेशर होता है और ऊपर से आप अपना प्रेशर भी उसके ऊपर डाल रहे हो, तो वो क्या करेगा, पानी की जो जितना पानी उस टब के अंदर है वो पानी सारा बाहर आ जाएगा। उस जगह पे क्या है, वो आपकी बॉडी वहां पे एडजस्ट हो जाएगी। तो आपकी जो बॉडी एडजस्ट हो रही है वो क्या है, वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, यानी लिक्विड की जो जगह है वो अभी आपकी बॉडी ने ले ली है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कह रहा है कि जो लिक्विड का अपना जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फ्लूइड जब अपने फोर्स बायोन फोर्स अप्लाई करती है तो वो हमेशा इक्वल होती है, किस चीज़ के, कि जिस जगह पे उस लिक्विड की जगह पे जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट मौजूद होता है उसका जितना वेट होता है वो उस लिक्विड के, यानी पानी जितना वहाँ से निकल गया है और उस लिक्विड ने सॉरी उस ऑब्जेक्ट ने उस लिक्विड का उतना ही जगह घेरा हुआ है, वो उसके वेट के इक्वल होगा। कि हम दो केसेस ले रहे हैं, दो केसेस में हम कैसे कर रहे हैं कि एक में हम सिंपल एक 5 केजी का वेट उठा रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मैंने जब उसको एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच किया तो वहाँ पे जो मेरे पास उसकी नीडल है वो कंप्लीट आ गई है 5 केजी पे, ठीक है, कि ये एक ब्लॉक है या कोई भी मैं एक वेट ले रही हूँ जिसका जो अपना है वो मतलब मेजरिंग उसकी कितनी है, वो 5 केजी है। अब सेकंड केस में मैं क्या कर रही हूँ, एक टब उठा रही हूँ, उसी टब के नीचे एक दूसरा छोटा सा टब भी रख देती हूँ। अब इस 5 केजी जो मेरे पास 5 केजी का वेट है उसको मैं इस टब के अंदर डालती हूँ। जब मैं इसको अब टब के अंदर डालूंगी तो लिक्विड के ऊपर अब क्या है, एक फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये जो 5 केजी है ये क्या करेगा, लिक्विड के अंदर डिप तो हो जाएगा, लेकिन वहां से वो क्या करेगा, अब 5 केजी ने जितनी जगह लिए है तो अब पानी से, क्योंकि टब पूरा भरा हुआ है, तो वहां से पानी निकलेगा तभी ये 5 केजी का जो वेट है ये इसके अंदर आ सकेगा। तो उसमें से आपने देखा कि यहाँ से पानी जो है वो निकल गया। अब जो निकला हुआ पानी है जिसकी जगह पे ये वेट आ गया है, उस पानी को हम क्या कह रहे हैं, ये डिस्प्लेस्ड वाटर है या डिस्प्लेस्ड लिक्विड है। अब ये जो है कंप्लीटली आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इन्होंने बता दिया कि वो असल में कहना क्या चाहता है। वो हमसे ये बोल रहा है, क्या शमीम और आतिफ आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, यस मैम आ रही है। अच्छा, अब इसमें वो कह रहा है कि असल में जो हमारे पास आर्किमिडीज का कॉन्सेप्ट है उसने यही चीज बोली है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि जब आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठा ले तो जब आप उसको कंप्लीटली फुली या उसको हाफ जो है किसी भी लिक्विड के अंदर डाल देते हो, डिस्पर्स कर देते हो,
तो अब क्योंकि ये वेट नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसका अपना भी एक वजन होगा, अपना भी उसकी कोई फोर्स होगी, जो कि वो अब ये 5 केजी है, तो ये अपना वेट जो है या अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है इस लिक्विड पे, जिसकी वजह से ये लिक्विड जो है अपनी ये जगह छोड़ के किसी दूसरे कंटेनर में आके वो जो है यहाँ पर जमा हो रही है। तो ये कह रहा है कि जितना अपवर्ड फोर्स अप्लाई होगा किसी भी फ्लूइड पे किसी ऑब्जेक्ट की वजह से, तो वो सेम उतना ही होगा ये वेट, जितना कि वो वाटर यहाँ से जो डिस्प्लेस्ड हो रहा है। अब डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मतलब है कि इस पानी में इस वेट ने जितनी जगह ली है, इस वेट की जगह पे पहले पानी मौजूद था, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल दिया, तो इस ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह ले ली और यहाँ पे जितना पानी था वो इसमें से बाहर निकल गया है। तो ये फोर्स और इसमें जो ये यहाँ पे जितना उसका वेट होगा, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसकी डेली एग्जांपल्स है, जैसे हम लोगों ने पहले इसको थोड़ा सा बता रहे हैं कि ये जैसे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है, तो इसमें हमारे पास ये कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, समुद्री जहाज, उसको जो है वो किस तरह पानी के अंदर जा रहे होते हैं, या अगर पानी के अंदर हम लोग देखते हैं तो उसमें भी हमारे पास ये बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, तो उनका वो प्रोसेस बता रहा है कि यहाँ पर भी सेम आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही अप्लाई होता है। तो हमारे पास इसके बाद टॉपिक आ रहा है, वो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। यही शिप्स वाला है कि किस तरह चीज़ें जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है, वो उसके अंदर डूबती क्यों नहीं है। तो उसकी वजह क्या है कि अक्सर अगर हम चीज़ों को देखते हैं कि हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका वेट जो है वो क्या हो, वो ज़्यादा होता है, तो वो उस लिक्विड के अंदर क्या हो जाती है, वो चीज़ें, वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा वेट होने की वजह से वो उस लिक्विड के अंदर उसका, क्योंकि उसका अपट्रस्ट जो एक्टिंग फोर्स होती है, ऊपर से वो जो इस लिक्विड पे फोर्स अपनी अप्लाई कर रही होती है, तो ग्रेटर वेट होने की वजह से उसका फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए वो बॉडी जो है वो क्या करती है, वो नीचे उस पानी या उस लिक्विड के अंदर आके डूबना शुरू हो जाती है, डूब जाती है। इसके अलावा अगर मैं ऐसे ऑब्जेक्ट देखूं जो कि उस पानी के ऊपर तैर रही होती है, वो डूबती नहीं है, तो वो किस वजह से होती है, क्योंकि वो लाइट वेट होती है, या उनका वेट जो है वो इक्वल हो जाता है किस चीज़ के, जो उस पे ऊपर से जितने भी अपट्रस्ट फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उसके। अब एक चीज़ है कि इसकी सिंपल अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें, तो एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जब वो किसी भी लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर रही होती है, तैर रही होती है, तो वो जिस जगह पे वो तैर रही होती है, तो वहाँ से उसने कोई ना कोई लिक्विड को भी डिस्प्लेस किया होगा ना, क्योंकि वो चीज़ जब तैर रही होती है उसने उस लिक्विड की जगह ली होती है, तो वो हमेशा उसका जो वेट होता है वो इक्वल होता है उसके ऑब्जेक्ट, यानी जितनी जगह उसने उस लिक्विड की ली है वो और उस ऑब्जेक्ट का जो उसके ऊपर तैर रहा होता है उनका वेट हमेशा इक्वल होता है। सेम जैसे अभी ये हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल में इन्होंने बताया है, इस तरह करना है। अब इसकी जो डेली कुछ एग्जांपल्स है, अब इसी से भी रिलेटेड एक वीडियो है, वो भी मैं दिखा देती हूँ, उसको भी देख लेते हैं। यही शिप्स वगैरह की एग्जांपल्स है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे एक शिप नज़र आ रही है, वो कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी शिप को अगर हम लोग पानी में देखें, तो वो पानी के ऊपर क्या हो रही होती है, तैर रही होती है। तो उसकी वजह क्या होती है, जब ये पानी के ऊपर तैरी होती है, यानी इसने जितनी पानी की जगह घेरी हुई है, क्योंकि यहाँ से उसने लिक्विड को, तो वो या तो आगे की तरफ वो पानी चला जाएगा डिस्प्लेस वाटर, या फिर वो पीछे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जितना पानी उसने, ये पानी की जगह उसने कवर की है, वो हमेशा इक्वल होगा किस चीज़ के, इस शेप के वेट के, यानी अब इसका जितना वेट होगा ये उतना ही वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो अब ये जो हमारे पास ये प्रिंसिपल आ रहा है, ये फ्लोटेशन का, इस प्रिंसिपल को असल में हम कहते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन या फिर लॉ ऑफ बायोंसी। ठीक है, बायोंसी क्या था कि हमारे पास ऐसा फोर्स, जो लिक्विड किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना बायोंट फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, वो उसका क्या होता है, वो बायोंट फोर्स कहलाता है, या फिर उसको प्रोसेस को जो है बायोंसी कहते हैं। अब ये जो हमारे पास है लॉ ऑफ फ्लोटेशन या फ्लोटेशन का लॉ, ये असल में हमें बोलता क्या है, ये कह रहा है कि जब आपके पास कोई भी एक बॉडी होती है जो कि एक्ट कर रही होती है अपने अपवर्ड फोर्स की वजह से, या तो वो कम्प्लीटली उस वाटर के अंदर सबमर्ज हो, या डिस्पर्स हो, या पार्शली हो, तो उसका जो ऊपर से जो उसका अपने वेट की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है, वो हमेशा इक्वल होगी किस चीज़ के, कि उसने कितने लिक्विड को वहाँ से डिस्प्लेस करवाया है, वो उसके इक्वल होंगी। एक शिप जो है, अगर हम एक इमेजिन करते हैं कि वाटर की सरफेस पे हमारे पास एक शिप जो है वो यहाँ पे अब खड़ी है, या हमने इसको देखा है, अब उस शिप के अंदर जो है वो डिफरेंट वेट्स होंगे, कुछ का वेट ज़्यादा होगा, कुछ का कम होगा, लेकिन हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे
उसका कंप्लीट ये जो मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी जो जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वही यहाँ पर अप्लाई होगी और वही हमें बताएगी कि इसका टोटल जो वेट है इस शिप का वो कितना है। अच्छा, ये पॉइंट अब समझ आया। कह रहे कि अगर ये शिप देखें, इसमें हमारे पास जो इसका मिड में आ रहा है, ये क्या है, हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे जो नीचे से जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही है वो सारी इस एक पॉइंट पे ही कर रही होंगी। तो जितनी भी वाटर की फोर्सेस होंगी उन फोर्सेस को हम कहेंगे कि ये बायोन फोर्स है और ये हमेशा इक्वल होंगी किस चीज के, इस वेट ऑफ द, कि इस वाटर में, मतलब इस शिप ने इस वाटर की यहाँ पे जितनी जगह डिस्प्लेस की है तो इसका वेट जो है वो इसी के इक्वल होगा। एंड डिस्प्लेस बाय द शिप, जो शिप ने इस वाटर की जगह ली हुई है, सो दिस फोर्स को हम कहते हैं कि यहाँ पे ये शिप को क्या करवा रहा है, इस फोर्स की वजह से शिप जो है वो फ्लोट कर रही है, वो इसके अंदर सिंक नहीं कर सकती। वो दो कॉन्सेप्ट बता रहा है कि एक, अगर हम लिक्विड को देखेंगे तो लिक्विड से जो भी यहाँ पे फोर्सेस अप्लाई होती है उसको हम लोग बायोंसी कहेंगे या बायोन फोर्स कहेंगे। तो अब दो तरह से है कि अगर हमारे पास जो ऊपर इसका ये स्पेस है जो कि वाटर के अंदर डिप नहीं है, कि तो जितनी शिप मेरे पास, अब यहाँ से अगर इस एग्जाम्पल को आप देखो तो इधर मेरे पास जो नीचे से बायोंसी फोर्स, बायोंसी उस पर अप्लाई हो रही है या बायोन फोर्स हो रहा है, वो ज़्यादा अमाउंट में है। और ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम कहेंगे फ्री बोर्ड, यानी ये अभी वाटर के अंदर डिप नहीं है। तो जितनी हमारे पास यहाँ पे जगह जितनी फ्री होगी, तो ये जो है यहाँ से हमारे पास सिंपल जो है वो बायोंसी या बायोन फोर्स जो है वो वाटर अप्लाई कर रही है, तो ऊपर से जो जगह फ्री होगी वहाँ पे भी फोर्स है, लेकिन वो कौन सी फोर्स हो जाएगी, वो बायोन रिवर्स फोर्स होगी। तो जितना मेरे पास फ्री एरिया ज़्यादा होगा उतना ही मेरे पास लार्जर जो है वो रिजर्व या रिवर्स जो है वो बायोंसी होगी, और जितना हमारे पास ये फ्री जो बोर्ड है वो कम होगा उतनी ही उसकी रिवर्स में हमारे पास बायोन फोर्स जो है वो उतनी कम होगी। तो ये डिपेंड करती है इसके फ्री बोर्ड स्पेस पे, या फ्री बोर्ड जो जगह है वहाँ पे ये डिपेंड करती है कि कितना वो वाटर के अंदर डिप है और कितना वो वाटर से बाहर है। अगर यहाँ पे मेरे पास ये शिप जो है ये बहुत ज़्यादा पानी के अंदर डिप है या फ्लोट कर रही है, ज़्यादा अंदर जो है वो डिस्पर्स हो चुकी है, तो इसका जो फ्री हमारे पास बायोंसी होगी या फ्री बोट का जो हिस्सा होगा ऊपर वाला, उसमें हमारे पास बायोन जो रिवर्स बायोंसी होगी वो कम होगी। अगर हमारे पास शिप जो है वो थोड़ा सा पानी के अंदर जो है वो सबमर्ज होगा या डिस्प्लेस होगा, तो हमारे पास यहाँ पे उसकी जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, लार्जर जो फ्री बोर्ड है वो हमारे पास ज़्यादा जो है वो लिक्विड से बाहर होगा। पानी से जितना हिस्सा ज़्यादा बाहर होगा उसका मतलब है कि हमारे पास जो रिवर्स बायोंसी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ? इसमें से कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो 158 पे है। इसी में इन्होंने यही एग्जांपल्स दिए कि शिप्स की भी दी है और सबमरीन्स की दी हुई है कि अगर एक वुडन ब्लॉक है जो कि फ्लोट कर रही है एक वाटर के ऊपर, वो किस वजह से करती है, क्योंकि उसका वेट जो होता है वो इक्वल हो जाता है वॉल्यूम ऑफ द वाटर के, ठीक है, देन वॉल्यूम वेट ऑफ द ब्लॉक के। यानी अगर आपके पास जो चीज़ वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है तो उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पर उस वाटर का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। तो इसीलिए जब वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वो चीज़ें जो है वो पानी के ऊपर तैरेंगी। अगर हम इसको इन्वर्सली कर लेंगे कि अगर आपके पास कोई चीज़ जो है वो वाटर के अंदर सिंक कर रही है, तो उसकी वजह यह है कि उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम वाटर से ग्रेटर है, इस वजह से वो पानी के अंदर डूब रही है। तो अब अकॉर्डिंग टू इस प्रिंसिपल के अगर हम देखें, ये आप लोगों का पेज 159 पे, यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ इसी चीज़ को दोबारा से थोड़ा सा हम। तो नेक्स्ट इसमें वो कह रहा है कि अगर हम शिप और बोट्स को देखते हैं उनको ऐसे सेम इसी प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पे जो है उनको डिज़ाइन किया जाता है। तो क्यों, अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जितनी भी शिप्स होंगी या बोट्स वगैरह होती है उनको एज अ या तो वो पैसेंजर को लेकर जाते हैं या फिर उन पर हम डिफरेंट जो हमारे पास इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का कारोबार या काम करते हैं, हम लोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो अगर उसमें वेट ज़्यादा हो जाता है तो इट वुड सिंक इन अ वाटर इफ इट्स वेट इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द पैसेंजर्स एंड द गुड्स बिकम ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर। कि अगर वो शिप जो है या वो बोट आपके पास बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है किसी से, कि जितना उस पर वाटर जो अप्लाई हो रहा है, वाटर की वजह से जो भी बायोंसी या बायोन फोर्स उस शिप के ऊपर या बोट के ऊपर आ रही होती है, अफेक्ट कर रही होती है, अगर
उस बोट की फोर्सेस जो है वो मजीद उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर उस शिप का जो है वो डूबने का खतरा होता है। सेम इसके बाद उन्होंने कहा है कि सेम अगर दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि सबमरीन हमारे पास क्या है, जैसे अगर हम लोग ये उसमें देखेंगे जो एयर हमारे पास वाटर के अंदर जितने भी फोर्सेस होती है या शिप जो है वो पानी के अंदर जो काम कर रही होती है, उनको अगर हम लोग देखें तो अगर सबमरीन में कोई भी चीज़ जो है वो अगर कोई बंदा या कोई भी चीज़ हम उसमें ट्रैवल करवा रहे होते तो हमें वो कहाँ पर होता है, वो अंडर द वाटर मौजूद होती है। जितनी भी सबमरीन जो भी हमारे पास मशीनरी होती है वो पानी के अंदर होती है, तो सेम वो भी ऐसी ही वर्क करती है एज अ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इट फ्लोट्स ओवर द वाटर व्हेन द वेट ऑफ द वाटर इक्वल्स टू द वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द वेट। कि अगर आपके पास वो ऑब्जेक्ट है उसका वेट जो है वो कम हो जाता है या वाटर का वेट आपके पास ज़्यादा हो जाता है, तो वाटर के वेट के या वॉल्यूम के ज़्यादा होने की वजह से जितने भी सबमरीन्स में जितने भी नीचे चीज़ें होंगी, जो भी शिप्स वगैरह होंगे, वो क्या करेंगे, वो पानी के ऊपर आ जाएंगी, वहाँ पे वो फ्लोट करना शुरू कर देंगी। फिर अंडर सेम इसी कंडीशन पे अगर हम लोग शिप्स को देखें या फिर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ जिनको हम पार्शली वाटर के ऊपर देखें कि वो वाटर लेवल के ऊपर थोड़ा सा जो है वो कंप्लीट उसमें डिप नहीं है, बल्कि आधी वो चीज़ जो है वो डिप है और आधा वो ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर और है। तो सेम ये जो सिस्टम है ये हमारे पास किसमें, जैसे टैंक्स वगैरह होते हैं जिनको हम लोग विच कैन बी फिल्ड विद द सी वाटर के एक सिस्टम होता है टैंक्स का जिनको फिल किया जाता है। ये आप लोगों को यहाँ नज़र भी आ रहा होगा 7.21 पे कि सबमरीन कैन ट्रेवल अंडर द वाटर। इसमें ये इन्होंने एक एग्जांपल दिए। फिर कह रहा है कि अगर हमारे पास एक ऐसा टैंक का एक हम लोग सिस्टम बनाएं जो कि हमारे पास सी वाटर के अंदर मौजूद होता है, तो ये टैंक्स जैसे ही हम इसको फिल करते हैं या इनको टैंक्स को फिल कर दिया जाता है सी वाटर से, पानी से, तो यहाँ पे उनका जो वेट होता है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही उनका वेट इंक्रीज़ होता है, इनका वेट इंक्रीज़ होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये पानी में तैरना शुरू कर देती है, ये नीचे पानी के अंदर चली जाती हैं। तो जब ये पानी के अंदर चली जाएंगी तो वहाँ पे उसकी फोर्स जो है, यानी लिक्विड का जो फोर्सेस होती है, लिक्विड की फोर्सेस कम हो जाती है और इस ऑब्जेक्ट की या इन जो सबमरीन्स होते हैं इनका वेट ज़्यादा होने की वजह से ये पानी के अंदर चली जाती है। अच्छा, अब इसमें से कोई चीज़ अगर आप लोगों को पूछनी हो देन उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बताती हूँ। हमारे पास रह ही गए 2 टॉपिक, फिर ये चैप्टर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। मैम समझ क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप लोग देखो तो ये आप लोगों के पास आ रहा है पेज 160 पे इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी चीज़ को खींचते हो, जैसे रबर बैंड हो गया हमारे पास, अगर मैं उसको ज़्यादा खींचती हूँ तो उसमें क्या होता है कि इलास्टिसिटी आती है। अगर मैं इसको वापस छोड़ दूँ ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ सकती है। तो इसकी एग्जांपल जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग हो गया या आपके पास कोई भी एक रबर बैंड हो गया है, रबर से कोई भी चीज़ बनी हो, या अगर आप कोई भी एक चीज़ है, एक स्ट्रिप है या कोई भी चीज़ आप एक जगह पे लगा लो और उसके बाद अगर आप उसको उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर दो और उसको जब वापस उस पे पहले तो फोर्स लगाओगे तो वो अपनी जगह से थोड़ी सी नीचे की तरफ आएगी, वो अपने मिड पॉइंट को या मीन पोजीशन को वो जगह छोड़ देगी, वो अपने उस पोजीशन को छोड़ देगी। जब आप वापस उस पर वो फोर्स जो लगा रहे हो उस फोर्स को छोड़ दोगे तो ये वापस अपनी पूरी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है कि कुछ हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि जिन पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से उनकी लेंथ या उनकी शेप या फिर उनका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है। और वॉल्यूम चेंज हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कि ये जो अभी आपने इस पर फोर्स अप्लाई की भी है, इस फोर्स को कहा जाता है डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के ओरिजिनल जो उसकी शेप है या उसका लेंथ है या उसकी वॉल्यूम है उसको जब आप चेंज करोगे थ्रू द बाय अप्लाइंग अ फोर्स, सो दिस इज नोन एज अ डीफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मतलब ओरिजिनल अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं तो डेफिनेशन हमारे पास ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें ये प्रॉपर्टी हो कि
फोर्स अप्लाई करने के बाद भी जब वो अपनी पुरानी हालत में आ जाए, अपनी ओरिजिनल साइज में या शेप में वापस आ जाते हैं, तो दिस ऑब्जेक्ट या इस फोर्स जो है उसकी वापस अपने आप को रिस्टोर करने की जो प्रॉपर्टी होती है उस बॉडी की, दिस इज नोन एज अ इलास्टिसिटी। अब इसकी भी मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स आपको दिखा देती हूँ ताकि ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर हो जाए। देख लेते हैं इलास्टिसिटी वाला प्रोसेस। अब इन्होंने रबर बैंड लिया है, उसको जब हम स्क्रैच करते हैं तो ये अब देखो फोर्सेस अप्लाई हो रही है, जो हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि उस फोर्स ने उसकी शेप को, उसकी लेंथ को चेंज कर दिया है, तो इसको हम कहेंगे कि ये डी फॉर्मिंग फोर्सेज है। अब ये स्प्रिंग की एक एग्जांपल है कि स्प्रिंग को जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो इसको जब हम स्क्रैच करेंगे तो ये ऊपर की तरफ चली जाएंगी। आप देखें इसमें, तो ये दीज फोर्सेस आर नोन एज अ डिफॉर्मिंग फोर्स। अब वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। अब इसकी डेफिनेशन देख लो, क्या कह रहा है वो। इलास्टिसिटी क्या है? द एबिलिटी टू रीगेन द ओरिजिनल शेप एंड अप्लाई द फोर्स इज रिमूव्ड, कि जब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, जब आप वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, कब? जब आप उस पर जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो वहां से रिमूव कर दो और वो वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाए, अपना ओरिजिनल शेप वापस ले लेता है, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अब ये बॉल है, स्पंज का जो बॉल होता है वो, ये रबर बैंड है। स्पंज वाले बॉल पे जब आप स्क्रैच करोगे तो ये क्या होता है, इसकी शेप चेंज हो जाती है और जब आप फोर्सेस वापस छोड़ दे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती हैं। तो ये क्या है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन हम इसको कह सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि ये क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं कि अब ये आपके पास एक स्प्रिंग है, इसको जब हम इस तरह वो करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो ये उसकी पोजीशन जो है या उसकी जो शेप है या उसकी लेंथ है वो दोनों क्या होती है, चेंज हो रही होती है। और अच्छा, आप कहीं भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि जिन पे आप फोर्स अप्लाई तो कर रहे हो, उसकी शेप चेंज हो रही है लेकिन वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आ सकता, उसकी डिफॉर्मेशन हो रही है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब उसकी जो शेप है या उसका जो साइज है वो वाकई चेंज हो रहा है लेकिन वो वापस अपनी पुरानी हालत में नहीं आ सकती, वो डिफॉर्म हो रहा है, वो अपने आप को चेंज कर रहा है। अब ये देखिए इसकी ब्रेकडाउन हो गई है, तो ये हमारे पास क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई है। The object cannot attain or partially attain its original shape once the force applied is removed। कि जब आपके पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो, जब आप उस पे आपने जो उस पे जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो जिसकी वजह से उसकी शेप चेंज हो रही होती है, तो फोर्स को रिमूव करने के बाद भी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएंगी। सो दिस इज नोन एज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन, या फिर इसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब रबर है, दूसरा हमारे पास एक स्टील का स्ट्रिंग है, ठीक है। इक्वल फोर्सेस दोनों पे अप्लाई हो रही है, ठीक है, अपवर्ड भी और नीचे से भी। अब इलास्टिक डिफॉर्मेशन देखते हैं कि इन दोनों में क्या इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकती है। तो रबर में तो हो सकती है लेकिन जो आपके पास स्ट्रिंग है वो हो तो जाएगा। अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस आ रहा है। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि लेस रेजिस्टेंस है और इधर मोर रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये जो हमारे पास रबर जो है वो क्या होता है, उसकी जो मतलब अगर हम उसको स्क्रैच करेंगे तो उसमें हमें इतनी दिक्कत नहीं होगी जितना ये स्टील का जो है, इसमें हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, इसको स्क्रैच करने के मोर ज़्यादा फोर्सेस हमें अप्लाई करनी पड़ेंगी इस पर।
अब इसमें फ़र्क देखा कि ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया रबर, और जो स्टील था जितना हमने इसको स्ट्रेच किया था वो वैसा ही रहा है, वो अपनी डिफॉर्मेशन उसमें नहीं हुई है। डिफॉर्मेशन हो तो गई है लेकिन ओरिजिनल पोजीशन में वो वापस नहीं आया है। अब सेम रबर बैंड का दोबारा से वो बता रहा है कि कैसे इलास्टिसिटी हो सकती है। इलास्टिसिटी का क्या है कि इलास्टिसिटी कभी भी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ये इसके इक्वल नहीं होती है। अब इन दोनों चीजों में फर्क क्या है? इलास्टिक ऑफर मोर रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मिंग द फोर्स, क्विकली रिटर्न्स टू इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, कि एक चीज है जिसमें रेजिस्टेंस तो है लेकिन वो क्या करते हैं, वो वापस बहुत ज्यादा मोर क्विकली, तेजी के साथ वो क्या करता है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है। इसको ज्यादा वहां पे दिक्कत होती है या उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए हमारे पास ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। फिर इलास्टिसिटी में हमारे पास दो चीजें आती है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि एक किसी चीज पे स्ट्रेस और साथ में उसका क्या आता है, एंड स्ट्रेन। अब ये दो चीजें क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम देखते हैं, या इसके बाद हमारे पास हुक्स लॉ आता है। पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में मैं बता देती हूँ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारे पास है क्या। ठीक है, तो इसको पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे इसकी तरफ जाएंगे। अच्छा, अब स्ट्रेस असल में है क्या? स्ट्रेस हमारे पास रिलेट करता है कि जब भी हम किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने के बाद वो डीफॉर्म हो जाए। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो भी है हमारे पास, उसकी जब डीफॉर्मेशन होती है, किसकी वजह से? हमारे फोर्स के अप्लाई होने की वजह से उस पर स्ट्रेस पड़ रहा है। ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ रही होती है, तो ये हमारे पास क्या है, डिफॉर्मेशन फोर्स है, या ठीक है, डिफॉर्मेशन जब हो रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कब? जब हम उस पे बहुत ज्यादा या उस पे जब हम फोर्स देंगे, तो इट इज नोन एज अ स्ट्रेस। और इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है कि जब भी आपके पास, अगर आप किसी भी एक छोटे यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई करोगे और फोर्स अप्लाई करने के बाद जब इस ऑब्जेक्ट का जो एरिया है उसमें कोई भी चेंज आ जाता है, फॉर एग्जांपल जब मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, अब पहले अगर वो इस तरह है तो इसके बाद ये चीज अगर इस तरह बन जाती है तो इसका मतलब है इस पे क्या पड़ रहा है, इस पे स्ट्रेस आ रहा है। सो स्ट्रेस की अब डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो स्ट्रेस हमारे पास किसी भी यूनिट एरिया पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, किस चीज पे? किसी भी यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई करने के बाद जब उसमें डिफॉर्मेशन हो जाती है, इट इज नोन एज अ स्ट्रेस। अब इसमें दो चीजें आ रही है, फोर्स भी अप्लाई हो रही है, तो फोर्स का हमारे पास क्या होता है, वो न्यूटन होता है, और एरिया जो है यूनिट वो हमारे पास आता है मीटर। सो इसके लिए जो हमारे पास बनेगा वो मीटर जो है उसमें क्या क्या चीजें, सॉरी, एरिया में हमारे पास लेंथ और विड्थ होती है, तो इसका जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर होता है। अब स्ट्रेस के लिए जो यूनिट बनेगा वो है न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। उसके बाद सेकंड जो चीज है वो है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन है क्या? क्योंकि इलास्टिसिटी में ये दोनों चीजें मौजूद होती हैं। स्ट्रेन हम किस चीज को बोल रहे हैं कि जब आप किसी भी बॉडी पे स्ट्रेस को अप्लाई कर रहे होते हो तो उसकी वजह से या तो उसका वॉल्यूम या उसकी शेप या उसकी लेंथ जो है वो चेंज हो रही होती है। अब हमने कंपैरिजन करना है कि अगर हमारे पास जब चेंज होता है किसी भी बॉडी में, किस चीज़ की वजह से? उसके स्ट्रेस की वजह से, उसके ओरिजिनल लेंथ में या शेप में जो भी तब्दीली आ रही होती है, उस तब्दीली को कहा जाता है स्ट्रेन। ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के जब ओरिजिनल जो उसकी लेंथ होगी, ठीक है, उसकी शेप होगी, या फिर उसका अगर वॉल्यूम है, लिक्विड में अगर हम देखें उसका वॉल्यूम, तो इस पे जो चेंज आएगा, ठीक है, इस पे जो चेंज आएगा, दिस चेंज इज नोन एज अ स्ट्रेस। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बन सकता है स्ट्रेन के लिए? तो स्ट्रेन के लिए मेरे पास फॉर्मूला ये आएगा कि मेरे पास चेंज आ रहा है किस चीज में? लेंथ में। चेंज इन लेंथ, ये डिवाइड होगा किस चीज पे? उसकी ओरिजिनल लेंथ पे। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ के पहले उसकी लेंथ कितनी थी, मेरे फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें कितना डिफरेंस आ गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रही हूँ कि मेरे पास एक रबर बैंड है,
ये पहले जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई की तो इसकी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर हो गई है। अब अगर मैं इसको स्ट्रेन के फॉर्मूले में पुट करूंगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि लेंथ भी हमारे पास मीटर में आएगा और ओरिजिनल जो है ये भी हमारे पास मीटर में आएगा, तो इसके लिए हमारे पास कोई यूनिट ही नहीं हो सकता क्योंकि मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो द स्ट्रेन हैव नो यूनिट, स्ट्रेन का हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं होता। अब अगर मैं इसको इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देती हूँ तो स्ट्रेन मेरे पास कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, चेंज कितना आया है उसमें, चेंज इन द लेंथ, पहले वो 2 था अभी वो कितना हो गया 4 है, तो चेंज कितना आ गया 2 मीटर का चेंज आ गया इसमें, ठीक है। यानी अभी फॉर एग्जांपल इसको हम लिख देते हैं कि ये अभी इसकी लेंथ जो है वो कितनी हो गई है 4, और पहले वो ओरिजिनली कितना था 2, 2 1 जार 2 2 जार, तो इसके स्ट्रेन जो है या इसमें जो फर्क आया है वो कितने सेंटीमीटर का फर्क पड़ा है, वो 2 सेंटीमीटर इसमें फर्क आया है। पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला? यस मैम। आता है आपको? यस। ठीक है, चलिए ये अब हमारे पास ये वाला टॉपिक था। इसके बाद जो एंड में हमारे पास एक चैप्टर का टॉपिक रह गया है वो है हुक्स लॉ, और फिर आता है यंग मॉड्यूलस। ये फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कल करवाऊंगी, ठीक है। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज।